नमस्कार, वेलकम बैक टू मन भावना क्लासेस और मैं बीपी वर्मा। आप हमारे साथ पढ़ेंगे आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट 1 यानी पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। और आज ये शायद तीसरा लेक्चर है, तो देखते हैं इसमें आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ये क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि जब किसी बॉडी या पार्टिकल पर कोई बल अप्लाई करते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक ए पॉइंट बी है, तो इसे मान लीजिए एक रास्ता है ये हमारा, एक ए है, ठीक है, ये P1 रास्ता मान लेते हैं और ये P2। तो क्या करते हैं, जब कोई पार्टिकल जो बॉडी हमारी उसको अगर हम P1 रास्ते द्वारा बी तक ले जाएं और एक बार P2 रास्ते द्वारा बी तक ले जाएं तो यहाँ पर किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है और यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है तो यहाँ पर किया गया कार्य इन रास्तों पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर इसके द्वारा किया गया कार्य W1 है और इसके द्वारा किया गया कार्य W2 है, तब यहाँ पर किया गया कार्य हमारा दोनों बराबर होंगे आपस में, यानी W1 और W2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी जब किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तब उनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि W1 W2 आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी P1 रास्ते द्वारा किया गया कार्य और P2 रास्ते द्वारा किया गया कार्य दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसकी बात हम करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया जो पार्टिकल लिया उसके बारे में थोड़ी बात करें कि मान लीजिए m मास का पार्टिकल है और उस पर कोई बल लगा करके, मान लीजिए F बल लगा करके उसको A से B तक ले जाया जाता है, एक बार P1 रास्ते द्वारा एक बार P2 रास्ते द्वारा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं बॉडी या पार्टिकल जो हमारा है उसको P1 रास्ते के द्वारा A से B तक ले जाने पर किया गया कार्य। ठीक है, यानी जब पार्टिकल को हम P1 रास्ते द्वारा A से B तक ले जाएंगे, यानी इस वाले रास्ते द्वारा यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तब कितना कार्य किया जाएगा। तो मान लेंगे P1 रास्ते द्वारा किया गया कार्य कितना, W1, और किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन F इंटू dr के। ठीक है, dr इसके बराबर होगा। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारी जो मेन इक्वेशन वो है W इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, ये होती है S, यहाँ पर डिस्टेंस है, हम S भी ले सकते हैं R भी ले सकते हैं। तो एक बार जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से यानी अवकलन करने पर कितना हो जाएगा dW इक्वल टू F इंटू DS, क्योंकि फोर्स यहाँ पर चेंज होगा नहीं। ठीक है, फोर्स क्या है, एक कांस्टेंट राशि मान लेंगे हम यहाँ पर, राइट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तब कितना हो जाएगा, dW इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू DS। ठीक है, इसको F को कांस्टेंट मानकर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो F को कांस्टेंट मानकर ही इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब ये वाला डिफ्रेंशिएशन इस वाले इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाए, इधर हो जाएगा W, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन F इंटू DS। ये वाली जो इक्वेशन है वो यहीं से आई है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, ये है हमारा W1 इक्वल टू F इंटू dr। ठीक है, इसको हम A से B तक लेकर गए P1 रास्ते के द्वारा। ठीक है, A से B तक P1 रास्ते के द्वारा, तो ये तो हो गया हमारा W1 P1 रास्ते के द्वारा। अब बात करते हैं W2 की। तो P2 रास्ते के द्वारा A से B तक ले जाने पर किया गया कार्य, यानी जब पार्टिकल को P2 रास्ते के द्वारा A से B तक ले जाया जाएगा तब कितना कार्य होगा, तो वो होगा W2, क्योंकि P2 रास्ता है तो कार्य W2 किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन F इंटू dr, और कहाँ से ले जाया जाता है A से B तक, किस रास्ते के द्वारा, P2 रास्ते के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे कराता हूँ इसको। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रही तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, चाहे जितनी बार देखिए, जब तक समझ नहीं आ रही। तो चलिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ।
अब देखिए ये दोनों कंडीशंस अभी जो हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या कह रहा था कि दोनों रास्ते के द्वारा किया गया कार्य W1 और W2 आपस में कैसा होगा, बराबर, यानी W1 और W2 आपस में कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। यानी कि W1 हमारा कितना है, इंटीग्रेशन A से B P1 रास्ते के द्वारा F इंटू dr, ठीक है, बराबर किसके है, इंटीग्रेशन A टू V P2 रास्ते के द्वारा और F इंटू dr, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टोटल कार्य निकालते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगाएंगे कि अब हम लिखते हैं कि जब पार्टिकल को A से B तक P1 रास्ते के द्वारा और B से पुनः A तक वापस लाने में P2 रास्ते के द्वारा टोटल किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। यानी पार्टिकल को A से B तक हम P1 रास्ते के द्वारा ले गए और उसको वापस हम B से A तक P2 रास्ते के द्वारा लेकर आए, तब टोटल कार्य कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालते हैं। अब तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि बॉडी या पार्टिकल जो हमारा है को A से B तक P1 रास्ते व B से A तक P2 रास्ते के द्वारा वापस लाने में किया गया टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा वो निकालना, यानी जब हम पार्टिकल को A से B तक P1 रास्ते के द्वारा ले गए और पुनः वापस B से A तक P2 रास्ते के द्वारा लेकर आए, तब टोटल कार्य कितना किया गया वो हमें यहाँ पर बताना है। तब कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कार्य कितना हो गया, W1। तो अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, दोनों बल आपस में कैसे बराबर, यानी इसके द्वारा किया गया कार्य और इसके द्वारा किया गया कार्य आपस में कैसा बराबर, और टोटल वर्क डन कितना हो रहा है कि जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर W1 कार्य किया और इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आया W2 कार्य किया, यदि ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाए, यानी W1 प्लस W2 और इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, W1 की W1 की वैल्यू इंटीग्रेशन A टू V P1 रास्ते के द्वारा F इंटू dr प्लस इंटीग्रेशन A टू V P2 F इंटू dr। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी हम केवल A से B तक ही ले गए थे, एक बार P1 रास्ते द्वारा एक बार P2, लेकिन अब हमने कंडीशन में क्या लिखा है कि एक बार तो P1 रास्ते द्वारा लेकर गए लेकिन P2 रास्ते द्वारा हम वापस लेकर आएंगे, यानी A से B तक लेकर गए वो तो ठीक है, A से B तक। अब हमने लेकिन अब दूसरे वाले टर्म में हम क्या करेंगे, इसको B से A तक लेकर जाएंगे, यानी यहाँ पर जो हमारा B है इसको उल्टा कर देंगे, ये वाला जो A से B है इसको B से A करेंगे, तो जो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन A से V P1 रास्ते द्वारा F इंटू dl प्लस, अब इसको उल्टा हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज तो माइनस आ जाएगा, V से A तक P2 रास्ता और F इंटू dl, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वैल्यू आपस में कैसी, मान तो दोनों बराबर में, केवल हमारा क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, तो दोनों मान आपस में बराबर कैंसिल हो जाए, बराबर कितना आ जाएगा, 0, और यही हमारा आंसर है। यानी टोटल वर्क डन यहाँ पर कितना हो रहा है, 0, ठीक है। यानी किया गया कार्य शून्य। ये वाले टर्म कैंसिल क्यों हो गए, आप कहेंगे कि ये तो A से B है और ये B से A, तो कैंसिल हो गए। कैंसिल इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर इस B और A ये क्या दिखा रहा है, हमें केवल डायरेक्शन दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो क्या है, बराबर है, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसकी, W1 की हो, ये वाली वैल्यू किसकी, W2 की, और W1 W2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब दोनों मान आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ गया माइनस। माइनस कैसे आ गया, माइनस आ गया इसकी दिशा चेंज करने का, डायरेक्शन चेंज करने के कारण, क्योंकि पहले था A से B और जब इसको B से A किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, माइनस आ गया, और जिसके कारण ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 0, और यही हमें निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, यानी क्लोज लूप का मतलब होता है एक बार जहाँ से गए वहीं पर पुनः वापस आ गए। ऐसी स्थिति में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि किसी क्लोज लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, और यही हमें निकालना था। बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल तो इसमें एक तो हम ले सकते हैं वैद्युत बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, और हम ले सकते हैं इसमें मैग्नेटिक चुंबकीय बल। ये जो बल होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव बल होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वापस आने में जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है, या इनके द्वारा किया गया कार्य जो होता है रास्ते पर निर्भर नहीं करता है।
तो ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गए और हमारा डेरिवेशन हो गया, इतना ही हमें फाइंड करना था। तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का। इसके बाद हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको नोट कर लीजिए एक बार। मिटा दो इसको, हो गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा आपको स्पीड लग रही हो। अब मुझे टाइम बचाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आपके पास पूरा टाइम है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, असंरक्षी बल। असंरक्षी बल जिसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है? तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स में क्या था कि किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता था, लेकिन असंरक्षी बल जो होते हैं इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। यानी क्या होगा कि जब यहाँ किसी बॉडी या पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो रास्ते पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है कि जब किसी पार्टिकल या बॉडी पर कोई फोर्स लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके हो जाएंगे जैसे घर्षण बल। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा घर्षण बल हो गया। ठीक है, ठीक है, घर्षण बल और श्यान बल। घर्षण बल सरफेस के बीच लगता है और श्यान बल जो द्रव के बीच लगता है, द्रव और सरफेस। यानी जब कोई पार्टिकल और सरफेस के जो बीच जो बल लगेगा घर्षण बल होगा, द्रव और सरफेस के बीच जो बल लगेगा वो होगा श्यान बल। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो सबसे पहले हमें वही लिख देना, जैसे अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये तो है कोई सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर। ठीक है, इसका मास है एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, और इसका भार है एम जी, जो ये भार जो है नीचे की ओर लगाएगा एम जी। इसका जो भार है एम जी ये किधर लगेगा, नीचे सरफेस की ओर लगेगा। तो आपने न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जब ये अपना बल एम जी नीचे की ओर लगाएगा सरफेस पर, तो सरफेस भी इस पर एक बल लगाएगी, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स आर लगाएगी। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा है प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जितना बल एम जी होगा उतना ही बल आर होगा। तो इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारी क्रिया होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर इस सरफेस, ये वाली जो सरफेस है और ये वाला जो हमारा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच जब ये पार्टिकल इस पर मूव करेगा इस सरफेस पर, तो इसमें और इसके ये जो पार्टिकल है ये और इस सरफेस के बीच एक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे म्यू आर। म्यू के भी कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक है, गतिक है। तो इस पर एक ये वाला लग जाएगा बल। जब ये आगे जाएगा इस फोर्स एफ फोर्स के, तब इस पर एक पीछे की ओर एक खींचेगा, सरफेस जो है पीछे की ओर खींचेगी म्यू के आर बल। ठीक है, और एक बार जब पॉइंट बी पर होगा तब भी इस पर यही बल लगेगा, नीचे एम जी लगेगा और ऊपर सरफेस के कारण आर लगेगा और इस पर पीछे की ओर म्यू के आर लगेगा और इधर एफ बल से जब ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कह सकते हैं कि मान लीजिए एम मास का कोई पार्टिकल है जो एक सरफेस पर चल रहा है, जिसके कारण सरफेस और उस पार्टिकल के बीच एक गतिक घर्षण गुणांक उत्पन्न हो जाता है, जैसे म्यू के आर, जिसकी वैल्यू म्यू के आर है। ठीक है, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स, ये जो एम जी फोर्स है सरफेस की ओर नीचे की ओर लगेगा, जिसके कारण एक ऊपर भी बल लगेगी, सरफेस इस पर एक बल लगाएगी आर। ठीक है, ये वाली आपको पोजीशन समझ में आनी चाहिए कैसे हुआ। देखिए इसका भार एम जी है, ये पार्टिकल है एम मास का, एम तो क्या होगा इसका द्रव्यमान होगा, लेकिन इसका भार हमने मान लिया एम जी है। और जब ये भार इस सरफेस पर चढ़ेगा, सरफेस पर रखा है, तो ये भार नीचे की ओर लगेगा एम जी। तो नीचे की ओर लगेगा तो सरफेस भी इस पर एक बल लगाएगी, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। तो ये सरफेस जो है इस पर एक आर बल लगाएगी, ये दोनों बल आपस में कैसे बराबर, और इस पर एक घर्षण गुणांक उत्पन्न हो जाएगा म्यू के आर।
ये कांस्टेंट होता है म्यू के, गति घर्षण गुणांक, ये वाला जो बल है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाली बिल्कुल यही वाली कंडीशन ये वाले पॉइंट पर होगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके और इस पर दोनों पर लगने वाले बल की हम तुलना करेंगे या उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकल को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य की गणना करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के पर हम गणना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एक तो हमें इसके बारे में लिख देना है। ये जो चित्र हमने बनाया कि मान लीजिए m मास का कोई पार्टिकल है। ठीक है, जो एक ये वाली जो हमारी रफ सरफेस है इस पर जो है पॉइंट ए से बी तक गति करेगा, ए से बी और बी से ए तक गति करेगा। ठीक है, बी से ए तक गति करेगा और इसका जो भार है वो भी हमें बता देना। उसके बाद इस पर एक काइनेटिक फोर्स लगेगा, काइनेटिक गति फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, म्यू के आर। उसके बाद हम यहाँ पर लगने वाले फोर्स को निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, W=F/S। ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है कोई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये पार्टिकल इस पर चलेगा इस सरफेस पर और अभी एंगल बनाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन पर चलना है ना। जब कोई पार्टिकल सीधी लाइन पर चलता है तो वहाँ पर एंगल एक थीटा बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का। और ये है F.S स्केलर क्वांटिटी। तब इसको जब डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा F/S cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू रखेंगे F/S cos 180 डिग्री। तब cos 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाए माइनस का F/S। ये किसका, W के बराबर है। ठीक है, W के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालें कि जब पार्टिकल को A से B तक ले जाते हैं, एक बार हम A से B तक ले जाएंगे और एक बार हम B से A तक लेकर आएंगे। तो A से B तक ले जाने के लिए हम एक कंडीशन निकालते हैं, A से B तक, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य हम निकाल दें। तो कार्य कितना होगा, W=F/S ये माइनस का है ना, माइनस का F/S। ठीक है, अब माइनस का आ गया। अब हम क्या करना है, F की वैल्यू रखते हैं। नहीं, F की वैल्यू यहाँ पर क्या है, F किसके बराबर है, F जो है इधर वाला बल इधर वाले बल के बराबर है। F जो है म्यू के आर के बराबर है। यानी यहाँ पर अगर हम F की वैल्यू रखते हैं क्या हो जाएगा, म्यू के आर इंटू एस, W बंद कर लेते हैं इसको, W1। ठीक है, ये वाला म्यू के आर एस, इसको चाहे तो हम डाल देते हैं एक समीकरण 1। ठीक है, इक्वेशन 1। ये वाला कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा है, F की वैल्यू म्यू के आर, क्योंकि इस पर एक सरफेस और इस बॉडी के बीच एक घर्षण गुणांक क्रिएट होगा म्यू के, और आर वाला फोर्स ये आ रहा है यहाँ से, तो म्यू के आर हो जाए। ऊपर जितना बल लग रहा है इस पर वो हमें बताना है। यहाँ पर ऊपर कितना लग रहा है, ये वाला ये क्या करते हैं, दोनों प्रतिक्रिया बल हैं। तो ये प्रतिक्रिया बल दोनों किसके बराबर होंगे, इस क्रियाबल के। क्रियाबल कितना लग रहा है F, प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है म्यू के इंटू आर, तो ये दोनों बल इसके बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने इसको ले लिया, ये वाला W बना। उसके बाद हम W, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको A से B तक लेकर गए, फिर हमको B से A तक पुनः लेकर आएंगे। तब कंडीशन दोनों सेम है, यानी जितना बल इस W1 पर लग रहा है वही उतना ही बल W2 पर लगेगा, इतना ही इस पर लगेगा, इतना ही इस पर लगेगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। एक बार अब क्या करते हैं, B से A तक जो वर्क डन है उसको निकालते हैं, वर्क डन। यहाँ पर अब W2 आ जाएगा, तो यही होगा बिल्कुल सेम। W2 पर भी तो यही बल लग रहा है ना, बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उल्टा आ रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जो बल यहाँ पर लग रहा है वही बल यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन की अब हम बात नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि हम क्या का बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल 180 डिग्री यहाँ पर भी है, और जब ये इधर आएगा तब भी 180 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पर हम केवल एंगल की बात करेंगे, और इसीलिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन के अपोजिट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल W2 वाला जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा इसी से। यानी W2 भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस म्यू के आर एस, और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 2, ये वाला। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। यानी जो हमारे वर्क डन किए गए जो कार्य हैं हमारे W1 W2, उन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा निकल आएगा टोटल वर्क डन। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल
वर्क डन, यानी टोटल किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, W1 हमारा कितना था माइनस म्यू के और एस प्लस W2 भी कितना हमारा माइनस, यानी ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस म्यू के और एस। टोटल वर्क डन यहाँ से कितना हो जाएगा वो हम निकाल लें, ये दो माइनस में हैं दोनों तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि जब चिन्ह समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस होते हैं जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस तब भी। तो एक माइनस में क्या है तो एक माइनस में क्या कितना माइनस का 2 म्यू के आर एस, और यही बल। अब यहाँ पर देखो टोटल किया गया कार्य शून्य नहीं है। ठीक है, टोटल किया गया कार्य शून्य नहीं है, यानी इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो शून्य नहीं होगा, यानी दोनों पथ यानी दोनों रास्तों द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा या पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये हमें निकालना था इससे। ठीक है, तो असंरक्षी बल में क्या होता है, किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है। और जो असंरक्षी बल है ये तो हमने बताया, उसके संरक्षी बल में क्या होता है, किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो ये हमारे दो टॉपिक थे, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।